तो हम एक और चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ये जो वीडियो सीरीज़ है जिसमें मैं आपका ध्यान मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ दिला रहा हूँ और उसके बाद आपसे कह रहा हूँ कि इस तरह से ध्यान करके फिर अप्रोच कीजिए चैप्टर को और अपने क्वेश्चन बैंक को अटेम्प्ट कीजिए। ख़ास तौर पे हमें उन क्वेश्चंस का बहुत ध्यान रखना है जो अक्सर आ जाते हैं, बार बार आ सकते हैं। उन क्वेश्चंस का थोड़ा सा ध्यान देना है जो कि हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और उन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी ध्यान करना है जो कि परसीव किए जाते हैं कि बहुत मुश्किल हैं। उनको एक बार रीइंफोर्स करना है और अपने दिमाग में ये बात ज़रूर बैठा लेनी है कि बहुत ही इररिलेवेंट क्वेश्चंस हमने नहीं करने हैं। तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दिस इज़ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये चैप्टर नंबर 15 है, प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट 4, क्लास 11th। सो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दिस इज़ द चैप्टर। थोड़ा सा कंसेप्ट हैवी चैप्टर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। देखिए, अगर ये चैप्टर नंबर 15 आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 15, इसकी हम बात कर रहे हैं। सो वी एक्सपेक्ट, देखिए एक बड़ा एनिग्मा रहा है। सो एक एनिग्मा ये रहा है कि जो प्लांट फिजियोलॉजी है अपेरेंटली इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो इससे उतने क्वेश्चंस नहीं आए। सो दिस इज़ एन एनिग्मा, परप्लेक्सिंग सिचुएशन ये है कि मेरे हिसाब से प्लांट फिजियोलॉजी से जो वो डिज़र्व करती है उससे कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आने चाहिए। तो हालांकि एक बड़ी अच्छी बात ये थी कि 2019 में ऐसा देखने को मिला कि नीट पेपर में प्लांट फिजियोलॉजी वाज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द पेपर। सो दैट इज़ अ गुड साइन एक्चुअली। तो इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं कि कोई फिक्सिटी नहीं है, देयर हैज़ बीन नो मतलब ऐसा नहीं है कोई डिक्लेयर्ड जो है रूल कोई ऐसा है जो कि डिक्लेयर्ड रूल है जो कि एनटीए ने दे दिया है कि इस क्वेश्चन से इतने ही क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो आप देखते हैं किसी भी चैप्टर की इंपॉर्टेंस के हिसाब से, पीछे ट्रेंड के हिसाब से, तो एक ओवरऑल पिक्चर आ जाती है और जनरली पेपर उसी को कन्फर्म करता है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक या मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले पार्ट में तो जो मैं इस वीडियो में करूँगा ये वाले कंसेप्ट आएंगे। ये जो 15.1 ग्रोथ किसे कह रहे हैं, 15.2 व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, एंड 15.3 व्हाट इज डेवलपमेंट। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया, पहला पार्ट जो हम इस वीडियो में देखेंगे। दूसरा जो पार्ट है वो ये आएगा कि ये जो पीजीआर क्या चीज़ है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो देखिए, पहले आपने ये पढ़ा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन क्या है। फिर आप ये देखेंगे कि इसको रेगुलेट कैसे करते हैं। और रेगुलेट 2 तरीके से हो सकता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर्स से, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की बात होगी। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में आप देख सकते हैं कि जेनेटिक्स इन्वॉल्व हो सकती है। तो पहले मैं इसको एक बार सम अप करता हूँ। हमने पढ़ा ग्रोथ, हमने पढ़ा डेवलपमेंट, हमने पढ़ा डिफरेंशिएशन। फिर हम ये देख रहे हैं कि इसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। इंट्रिंसिक है कि एक्सट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक में आप देखेंगे सेल के अंदर है क्या, जेनेटिक, सेल के बीच में इंटरसेलुलर है क्या, ये केमिकल पीजीआर्स हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। अगला जो पार्ट होगा वो ये होगा। और फिर हम देखेंगे एक्सट्रिंसिक, लाइट एटसेट्रा, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें किस तरह से इस ग्रोथ और डेवलपमेंट पे असर डालती है। तो मुझे ये चैप्टर मेरा समझ में आ गया। पहले पार्ट में ये है, दूसरे पार्ट में ये है और तीसरे पार्ट में ये है। इसी तरह से मैं कुछ छोटे छोटे वीडियोज़ आपके सामने करूँगा। सो लेट अस स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ। तो देखिए, जब ग्रोथ की बात होती है तो 15.1.1 आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। तो देखिए, इसका मतलब जनरली हम जनरली ही शब्द नहीं समझ पाते हैं। तो ये बात ठीक है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में प्लांट जो है ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है। अब जब मैं अगर इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ तो मैं जनरली शब्द पहचान पा रहा हूँ, इसका मतलब ऑलवेज नहीं लिखा है। अब ये इनडिटर्मिनेट का मतलब क्या होता है? तो इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब ये है कि द ग्रोथ इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड को रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ नहीं है, इसे आपने क्या कहा, इनडिटर्मिनेट। इसका मतलब एडल्टहुड में इट विल कंटिन्यू।
सो एनिमल्स में क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाइगोट बना, बहुत तेज़ी से जो है मतलब डेवलपमेंट होनी शुरू हुई, ग्रोथ होनी शुरू हुई, और उसके बाद में एडल्ट तक जाते जाते फिर ग्रोथ रुक जाती है। हालांकि उसके बाद भी एनिमल सेल्स में कुछ सेल्स डिवाइड करते हैं लॉस सेल्स को, से फॉर एग्जांपल रिप्लेस करने के लिए स्किन के सेल को, जो आरबीसी टूट जाते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए ह्यूमन बॉडी से एग्जांपल दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनमें सेल डिवीजन रुक जाता है, लेकिन ग्रोथ नहीं होती है। जबकि प्लांट्स में ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, दैट मीन्स इट विल कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। सो पहली बात तो हमें यह समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन वो आपसे ये पूछेंगे कि ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की वजह क्या है, तब आपको पता है द आंसर इज मेरिस्टम। ये वो सेल हैं जिनमें ये कैपेबिलिटी है कि ये कंटिन्यूअली डिवाइड करते रहते हैं। सो दीज आर दी सेल्स दैट कंटिन्यूअली डिवाइड, और इनके जो डॉटर सेल्स हैं फिर वो डिफरेंशिएट होकर के जो है बेसिकली जो प्लांट की जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो बनाते हैं। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये जो मेरिस्टम्स हैं, तो देखिए बड़े ध्यान से, जो मेरिस्टम्स हैं, इन मेरिस्टम्स को आपने प्लांट एनाटॉमी में दो तरह से पढ़ा होगा। एक को आपने कहा एपाइकल या एपिकल मेरिस्टम, कुछ को आपने कहा लेटरल मेरिस्टम। तो आप जानते हैं ये प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए बड़े ध्यान से, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ एंड यू नो दैट दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो जैसे खास तौर पे वुडी डाइकॉट प्लांट्स में आप जानते हैं सेकेंडरी ग्रोथ है। प्लांट आपने एनाटॉमी पढ़ी हुई है, आप जानते हैं ये जो मेरिस्टम्स अलग अलग तरह की ग्रोथ को करते हैं। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी यहाँ से बनती है, सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर होती है, गर्थ बढ़ती है। सो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, दिस इज वेरी वेरी इजीली अंडरस्टूड। अब देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा, क्या किसी प्लांट में अगर एक क्वेश्चन ऐसा आ जाए दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल। अब जिस तरह से ये जो बड़े प्लांट्स हैं, जो वुडी प्लांट्स हैं, ओल्ड प्लांट्स हैं, इसमें दोनों होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होगा लेटरल मेरिस्टम से, और एपेक्स पर जो है वो बेसिकली जो प्राइमरी टिश्यूज हैं वो भी बन रहे होंगे। सो दोनों ग्रोथ हो सकती है एक ही टाइम पर प्लांट में। सो पहली चीज आपको ये बहुत बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई कि ये जो इनडिटर्मिनेट प्लांट ग्रोथ का मतलब है, इसका क्या एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए दूसरी चीज ये है कि ये ग्रोथ इज मेजरेबल, फेजेस ऑफ ग्रोथ आप जानते हैं, रूट का जो टिप है उसमें आप जानते हैं ग्रोथ जो जोन है अलग अलग, मेरिस्टेमेटिक जोन है, रूट कैप है, मेरिस्टेमेटिक जोन है, इलोंगेशन है, डिफरेंशिएशन है। ये उसी पॉइंट को बार बार रीइंफोर्स किया हुआ है। ये आपने पहले भी जो स्ट्रक्चरल जो पार्ट है, जो एनाटॉमी है प्लांट की और मॉर्फोलॉजी प्लांट की, उसमें इसको पढ़ा हुआ है। देखिए अब हम बातें हैं एक इंपॉर्टेंट चीज पर जो कि ग्रोथ रेट है। तो ये जो ग्रोथ रेट है, यहां पर दो तरह की ग्रोथ के बारे में बात हुई है, एक अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में और एक ज्योमेट्रिक ग्रोथ के बारे में। तो आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि अरिथमेटिक ग्रोथ में जब एक सेल डिवाइड करता है तो एक डॉटर सेल तो कंटिन्यू करता है डिवाइड करने के लिए, और जो दूसरा है वो एक्चुअली फिर डिफरेंशिएट हो जाता है। सो इट बिकम्स डिफरेंशिएटेड। सो देखिए एक सेल डिवाइड किया, दो सेल बने, वन कंटिन्यूज टू डिवाइड, द अदर डजंट डिवाइड एंड एक्चुअली अंडरगोज डिफरेंशिएशन। सो इस तरह की ग्रोथ को आपने क्या कहा, अरिथमेटिक ग्रोथ कहा। तो देखिए बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज इधर देखिए, ये डायग्राम याद रखिए, किसी भी टाइम सीधा का सीधा आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन उठ के आ सकता है। यहां पर आप देख रहे हैं वन ऑफ द सेल इज कंटिन्यूइंग टू डिवाइड, द अदर गेट्स डिफरेंशिएटेड। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ आपका ध्यान दिला रहा हूं, वो ये है कि रूट इलोंगेटेड एट अ कांस्टेंट रेट, दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द अरिथमेटिक ग्रोथ। और देखिए यहां पर एक कर्व बनाया हुआ है, इस कर्व को उन्होंने क्या बताया हुआ है, लीनियर ग्रोथ बनाई है। और देखिए लाइन कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। तो अगर हम एक लीनियर फंक्शन ले लें, सो फॉर एग्जांपल लीनियर फंक्शन में कुछ इस तरह की कहानी हो सकती है। एक बहुत तेजी से मैं आपको एक छोटा सा मैथ्स का प्रिंसिपल यहां पर बता देता हूं कि लीनियर फंक्शन में मान लीजिए आपने एक्स और वाई वेरिएबल ले लिया और इसको आपने कहा 0 1 2 3 4। तो ये आप देख रहे हैं +1, जो चेंज इसमें आ रहा है वही चेंज इसमें आ रहा है, +1
दिस इज अगेन +1, दिस इज अगेन +1। अब y भी अगर हम देखें तो मान लीजिए y पे यहाँ पर जो वैल्यू है वो 4 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 10 है, ये 12 है। तो देखिए इट इज़ नॉट नेसेसरी इट विल बी ओनली +1 इटसेल्फ। तो यहाँ पर क्या कहा हमने +2, और इसी चीज़ से फिर ये बार बार कांस्टेंट इससे इंक्रीज हो रहा है। इस तरह की चीज को आप लीनियर फंक्शन कहते हैं। तो लीनियर फंक्शन का मतलब ये हुआ कि फॉर एवरी चेंज इन अ वैल्यू ऑफ x बाय 1 सो देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग चेंज ऑफ द वैल्यू इन y बाय 2। तो इस तरह की चीज को आपने लीनियर कहा। अगर आप इसका ग्रोथ कर्व बनाए, मान लीजिए वेट ही है, सो ये क्या है, वेट है। तो हमने ये कहा कि शुरू में किसी भी ऑर्गेनिज्म का वेट 4 किलो है, 1 महीने के बाद में वो 6 हो गया, 2 महीने के बाद में 8 किलो, तो मतलब हर महीने पर 2 किलो वेट इंक्रीज हो रहा है। अगर आप इसको कर्व को प्लॉट करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए दिस इज बेसिकली x0 देन 1 2 3 एंड 4, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 2 4 6 8 10 एंड 12। तो मुझे पता है 4 पर 12 है। ये देखिए ये एक पॉइंट मेरे पास आ गया यहाँ कहीं पर। दिस इज द पॉइंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। देखिए लीनियर फंक्शन का कर्व बना रहा हूँ 3 पर 10। दिस इज हाउ इट विल बी प्लॉटेड। 2 पर आप देखते हैं 8, ये एक बेसिकली कर्व यहाँ पर आ गया, 1 पर 6 और 0 पर 4, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। सो दिस इज हाउ इट इज प्लॉटेड। तो ये लीनियर फंक्शन है। यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी एक लेंथ का एग्जांपल ले रही है, वो ये कह रही है लेंथ एट टाइम t विल बी इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0 plus RT, which is the growth rate and the time. Say for example, अगर मुझे L1 निकालना है, मान लीजिए इसको मैं वेट की जगह लेंथ ले लेता हूँ, तो ये 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है। तो मैं इसमें L0 लूँगा विच इज़ 4, और मुझे पता है 2 सेंटीमीटर से फॉर एग्जांपल बढ़ रही है, टाइम 1 है, तो ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। सो दिस इज़ व्हाट एनसीईआरटी इज़ ट्राइंग टू से। इसके बाद में आपकी एनसीईआरटी एक बात करती है, वो है ज्योमेट्रिक या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, हमको ये इक्वेशन समझ में आ गई, LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। अब हम बात कर रहे हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की इक्वेशन से फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है W1 सो इज इक्वल टू W0, अब की बार वेट का एग्जांपल ले रहे हैं, और ERT। सो ये एक बेसिकली ये इक्वेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हो गई। इसमें टाइम एट t1 आप देख रहे हैं, ये वेट है, ये 0 पर वेट है, दिस इज अ नंबर, दिस नंबर इज 2.7 एंड दिस नंबर इज कॉल्ड एज यूलर्स नंबर। इसे हम क्या कहते हैं, यूलर्स नंबर। R and T वही है जो उस पर्टिकुलर इक्वेशन में थे। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी, और जब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखते हैं तो देखिए ये जो वैल्यूज़ है x और y की थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। से फॉर एग्जांपल अब की बार हम ऐसे ले लेते हैं कि x0 सो दिस इज 1, x is 1, this is 3, x is 2, this is 9 and x is 3, this is 27। सो अब की बार आप देख रहे हैं यहाँ पर +1 +1 +1, लेकिन यहाँ पर बाय अ फैक्टर ऑफ 3। बहुत ध्यान से देखिए, सो फैक्टर ऑफ 3, और ये जो 3 है ये अब इससे इंटू 3 है। सो दैट मीन्स 3 into 3 वुड बी 9, अगेन एन इंक्रीज इन द फैक्टर। आप देख रहे हैं मैं यहाँ से नहीं कर रहा हूँ, हर पिछली वाली वैल्यू को सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। दिस इज हाउ आई गेट व्हाट इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन और द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। अगर मैं इसको अगर प्लॉट करता हूं तो कुछ इस तरह की इक्वेशन मेरे सामने, इस तरह का कर्व मेरे सामने आ जाएगा। यहाँ पर x is 0, दिस इज 1 2 एंड 3, तो 3 का मल्टीपल ले लेते हैं, 3 6 3 6 9 12 15 18 21 24 27। तो अब की बार फिर आप देखेंगे 3 is 27, समथिंग लाइक दिस वुड बी द पॉइंट। फिर आप देखेंगे 2 वुड बी 9, सो दिस इज द बेसिक थिंग, दिस इज द पॉइंट।
1 3 ये पॉइंट है और 0 1 ये पॉइंट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि शुरू में ये देखिए जब मैं कर्व बनाना शुरू कर रहा हूँ तो ये इस तरह से बढ़ रहा है एंड देन इट एक्सप्लोड्स। एक्चुअली ये बहुत तेजी से क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये जो कर्व है ये एक्सपोनेंशियल कर्व है। फिर आपकी एनसीईआरटी कह रही है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है इंडेफिनेटली। अगला क्वेश्चन ये आएगा, ये इंडेफिनेटली सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशंस लिमिटिंग है। इकोलॉजी में आप जानते हैं कि पॉपुलेशन पर भी प्रॉब्लम आती है, वो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करती क्योंकि न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, एनवायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी आएगी जिसकी वजह से एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस होता है। और अल्टीमेटली ये कर्व कुछ इस तरह से आना चाहिए, रियलिस्टिकली कर्व इस तरह से आना चाहिए कि द पॉपुलेशन और एनीथिंग से फॉर एग्जांपल द वेट ऑफ एन ऑर्गन, शुरू में उसका ग्रोथ थोड़ा सा स्लो चलता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द लैग फेज। वो एडजस्ट करा, उसके बाद में एक बहुत तेजी से ग्रोथ आती है। देन द ग्रोथ रेट आप देख रहे हैं कम होती जा रही है, इट इज टेपरिंग एंड इट बिकम्स अ नियरली कांस्टेंट लेवल एंड अ सिग्मॉइड shape curve actually is achieved. So this is a very important concept जिसके ऊपर क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर अब आप जब पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बात मैंने आपको यहाँ बताई, ये देखिए W1 इज इक्वल टू W0 ERT। और ये जो हमने कहा कि एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज, लैग फेज, ये एक्चुअली आप ये देख रहे हैं कि रियलिस्टिकली पॉपुलेशंस में ये कर्व आएगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर आप ये एक पर्टिकुलर 2 लीव्स का डायग्राम दिया हुआ है। एक में आपसे एब्सोल्यूट ग्रोथ पूछी है, दोनों में देखिए ये 50 से 55 हुआ है, ये 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है। दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ क्या है, सेम है, लेकिन इसमें रिलेटिव ग्रोथ ज़्यादा है, ये डबल हुआ है, ये उतना रिलेटिव इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर वो आपकी एनसीईआरटी कंसेप्ट दे रही है। एक और जो क्वेश्चन वो कई बार पूछते हैं, आपसे कुछ इस तरह का एग्जाम्पल दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि रिलेटिव ग्रोथ ज़्यादा किस में है जबकि दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ सेम है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई बहुत अच्छे से। देखिए अब एक शब्द मैं अब जो हम कंसेप्ट देखेंगे वो डेवलपमेंट के ऊपर है। तो डेवलपमेंट जो है उसे आप ये कहेंगे कि जो प्लांट की बॉडी बन रही है उसमें जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनका सम टोटल विल बी डेवलपमेंट। सो व्हेन आई एम सेइंग व्हाट एग्जैक्टली इज डेवलपमेंट, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सारे इवेंट्स जो कि प्रोग्रेसिवली एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बनाएंगे उसे आप क्या कह रहे हैं, डेवलपमेंट कह रहे हैं। तो देखिए, सो वी आर यूजिंग अ वर्ड डेवलपमेंट और हमने ये कहा सम टोटल, और इसमें अब 3 चीजें हो गई। एक तो ग्रोथ होगी, मैं प्लांट्स के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, मॉर्फोजेनेसिस होगा, और फिर हम देखेंगे कि एक और चीज़ होगी जिसे आप कहेंगे डिफरेंशिएशन। सो जिसे आप क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। ये तीनों चीज़ें मिलाकर के आप इसे क्या कहेंगे, डेवलपमेंट कहेंगे। तो देखिए अगर बड़े ध्यान से देखें तो आपकी एनसीईआरटी लास्ट में यहाँ पर एक बात कह रही है कि broadly the development is considered as the sum of growth and differentiation. So broadly development is considered as the sum of growth and differentiation. तो मैंने यहाँ पर इसमें कहा ये रहा ग्रोथ, ये डिफरेंशिएशन। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मॉर्फोजेनेसिस, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस भी हम समझने की कोशिश करेंगे बहुत ध्यान से। तो देखिए जो ग्रोथ होती है, अब आपकी एनसीईआरटी ग्रोथ कैसे डिफाइन कर रही है, तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, मैं बार बार आपका ध्यान जो है आपकी एनसीईआरटी की लाइन की तरफ दिलाता जा रहा हूँ। तो देखिए कि इट इज़ एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज। देखिए इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन एन इंडिविजुअल सेल। सो दैट मीन्स वी आर लुकिंग एट एन इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। तो देखिए जब आप ग्रोथ को कहेंगे तो ग्रोथ में देयर वुड बी सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन से अकेले ग्रोथ नहीं होगी प्लांट में अकेले ग्रोथ सेल डिवीजन से नहीं होगी, हालांकि सेल डिवीजन से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे एंड द कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोथ विल बी इंक्रीज्ड। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिए। हो सकता है कि ये एक सेल है, ये डिवाइड होकर के छोटे छोटे 4 सेल बना दे, तो हमने देखा कि ओवरऑल साइज तो इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन 4 सेल हो गए जो कि अगले फिनोमेना से, देखिए बड़े ध्यान से इस फिनोमेना को, ये बहुत आपकी एनसीईआरटी समझाने की कोशिश कर रही है। याद रखिएगा सेल एनलार्जमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ग्रोथ में।
तो डिवीजन के बाद में क्या होना चाहिए? सेल एनलार्जमेंट। तो देखिए अब ये चारों सेल एनलार्ज हो गए और ये देखिए अब इरिवर्सिबल क्या हो गई है? ग्रोथ हो गया है, साइज में साइज इंक्रीज हो गया है। सो प्लांट में इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा, सेल एनलार्जमेंट पे। और ये सेल एनलार्जमेंट किसके साथ रिलेटेड है? वाटर इनटेक के साथ में। तो ये जो पानी है ना केवल साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एक थिएटर प्रोवाइड कर रहा है, ये एक्सपेंशन ग्रोथ भी करता है सेल में। सो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। और इसीलिए फिर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपकी एनसीईआरटी की दिखा रहा हूं, वो ये देखिए यहां पर आपकी एनसीईआरटी कहती है, जब कंडीशंस फॉर ग्रोथ की बात करती है, वो ये है टर्जिडिटी ऑफ द सेल हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ। ये देखिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो द प्लांट सेल्स ग्रो इन साइज बाय सेल एनलार्जमेंट which in turns requires water. Turgidity of cells help in extension growth. Plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant. और जैसा अभी मैंने आपसे कहा कि water also provides the medium for enzymatic activity needed for growth. तो ये जो growth और water का जो relation है प्लांट में, ये अब आपने समझा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए जब हम बात करते हैं मॉर्फोजेनेसिस की, सो मॉर्फोजेनेसिस का मतलब ऑब्वियसली मॉर्फोलॉजी आप जानते हैं। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट द ऑर्गन्स दे स्टार्ट टेकिंग शेप। तो जब उनकी शेप बननी शुरू हो जाती है तो इसे आप क्या कहते हैं? मॉर्फोजेनेसिस कहते हैं। और तीसरा चीज क्या है? डिफरेंशिएशन। देखिए इस डिफरेंशिएशन को मैंने पहले भी आपके साथ कई बार डिस्कस किया है, एक बार मैं फिर डिस्कस करता हूं इसका मॉलिक्यूलर बेसिस। सो डिफरेंशिएशन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक बार देखते हैं इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। तो देखिए आप कैजुअली कहते हैं स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी बॉडी के कुछ सेल कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सेल कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे ही हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। तो सेल क्या हो गए? स्पेशलाइज्ड हो गए। तो क्या हो गए? डिफरेंशिएट हो गए। तो देखिए अगर एक जाइगोट से ऑर्गेनिज्म बना है तो सारे के सारे सेल कुछ गैमेट्स को छोड़ दीजिए जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। जब सारे के सारे जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं और सब में सेम डीएनए है, एक्चुअली बिल्कुल आइडेंटिकल डीएनए है क्योंकि ये माइटोटिक डिवीजन होगी, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ सेल कुछ काम कर रहे हैं, कुछ सेल कुछ काम कर रहे हैं? तो इसका मैंने आपको काफ़ी डिटेल में समझाया था जेनेटिक्स में। हमने ये कहा कि मान लीजिए ये जो सेल्स हैं इनमें कुछ जीन्स काम कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं। इन्होंने कुछ जीन्स को इनएक्टिव रखा है, कुछ को एक्टिव रखा है। अब जिन जीन्स को एक्टिव रखा है वही प्रोटीन्स बना रहे होंगे और ये वही फंक्शन कर रहा होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए वो जो सेट ऑफ जीन्स इसमें एक्टिव थी वो इसमें इनएक्टिव है और इसमें जो इनएक्टिव थी वो इसमें एक्टिव है। तो क्या होगा? ये जो दोनों ग्रुप ऑफ सेल्स हैं इनमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ जीन्स क्या हैं, बेसिकली अपने आप को एक्सप्रेस कर रही हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बना रहे हैं? प्रोटीन्स बना रहे हैं और वो प्रोटीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस को कर रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं प्लांट सेल से एग्जांपल लूं तो से फॉर एग्जांपल कोलन कायमा, से फॉर एग्जांपल फाइबर्स की अगर हम बात करें तो दोनों का काम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। लेकिन आप ये जानते हैं कि कोलन कायमा में जो बेसिकली जो है उतनी ज़्यादा रिजिडिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी है एक्चुअली। तो आप जानते हैं हर्बेशियस जो हर्बेशियस स्टेम्स होते हैं उसमें कोलन कायमा का रोल आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो जीन्स हैं जो प्रोटीन्स बना रही हैं वो फिर अल्टीमेटली जो जीन्स हैं वो बेसिकली आप ये समझिए कि वो पैक्टिन्स के वो प्रोटीन्स एंजाइम्स की तरह काम कर रहे हैं और वो एंजाइम्स पैक्टिन्स के सिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कोलन कायमा में आ रही है। से फॉर एग्जाम्पल स्क्लेरन कायमा में लिग्निन वाला पाथवे होगा और लिग्निफाइड होने की वजह से उसकी रिजिडिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और ये फिर आप मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन में देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट प्रोटीन्स डिफरेंट एंजाइम्स एक्टिवेट हैं डिफरेंट सेल्स में और वो डिफरेंट तरह के फंक्शंस को कैरी आउट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है ये डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो देखिए एक और मेरी बात को ध्यान से समझिए, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ रही है कि ये डी डिफरेंशिएशन क्या है। तो हम बात कर रहे हैं डी डिफरेंशिएशन की, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सो डी डिफरेंशिएशन का मतलब है कि पहले एक सेल जो डिफरेंशिएट हुआ और वो किसी अर्लियर स्टेज में वापस आ गया। सो दैट मीन्स ऐसे फॉर एग्जाम्पल एक सेल टर्मिनली डिफरेंशिएट हो गया
और ज़रूरत पड़ने पर वो अर्ली डिफरेंशिएशन वाली स्टेजेस में आ गया, अनडिफरेंशिएटेड की तरफ हो गया। तो पहले डिफरेंशिएट हुआ, उसके बाद पहले वाली स्टेज पर वापस आ गया। इसको आप क्या कह रहे हैं? डी डिफरेंशिएशन कह रहे हैं। मैं आपकी एनसीईआरटी को लेके आ रहा हूं, आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को बड़े ध्यान से देखिए, ये डी डिफरेंशिएशन है। So that means they regain the capacity to division under certain conditions. तो certain conditions को ध्यान रखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है और हम ये कह रहे हैं कि ये सेल डी डिफरेंशिएट हो गए। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट में आप जानते हैं जो प्रोकैम्बियम है दैट फॉर्म्स वास्कुलर कैम्बियम। तो वो क्या फॉर्म करता है? वास्कुलर कैम्बियम। और ये जो वास्कुलर कैम्बियम है, इसको आप जानते हैं कि वास्कुलर टिश्यू के बीच में ये एक्टिव पड़ा हुआ है। मान लीजिए मैं वुडी डाइकॉट प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये वास्कुलर कैम्बियम पड़ा हुआ है। ये आप बहुत अच्छे से, आपको प्लांट ग्रोथ के बारे में पता है। ये बीच में पैरेन्काइमा सेल है। तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये जो बीच के जो पैरेन्काइमेटस सेल हैं, ये डी डिफरेंशिएट होते हैं और ये जो है फिर दे बिकम अ मेरिस्टम। और इस मेरिस्टम को आपने कहा था इंटरफेसिकुलर मेरिस्टम। इसको आपने क्या कहा था? इंटरफेसिकुलर मेरिस्टम। यू कैन फॉर्म अ रिंग लाइक दिस। सो ये पूरा का पूरा क्या बन सकता है? रिंग बन सकता है। आप जानते हैं सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ और सेकेंडरी जाइलम या वुड अंदर की तरफ कट करता है ये। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। प्लांट टिश्यू कल्चर में जब आप एक एक्सप्लांट लेते हैं और उसमें अगर मान लीजिए वो मेरिस्टम है पहले ही, तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो मेरिस्टम नहीं है तो अगर आपने उसे बेंजाइल अमीनोप्यूरिन जैसे ग्रोथ रेगुलेटर से क्या किया, इंटरेक्ट कराया, उसको ग्रो किया उसके अंदर, तो इट कैन एक्चुअली बिकम डी डिफरेंशिएटेड एंड बिकम मेरिस्टम एंड कैन प्रोड्यूस कैलस। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में यहां पर वो ये कह रहे हैं कि व्हाट वुड यू कॉल द parenchyma cells that are made to divide under controlled laboratory conditions during plant tissue culture। तो मुझे उम्मीद है ये बात अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि ये क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए एक और चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये डिफरेंशिएशन सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है। मेरा कहने का मतलब है, मान लीजिए रूट डेवलप हो रही है और रूट में मैं किसी जो ऐसे सेल को जो अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है उसको कहीं और भेज दूं, तो ये पोजीशन को मैं अगर उसको चेंज कर दूं तो जिस पोजीशन पर वो गया वो वहां के हिसाब से डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो प्लांट में ये पोजीशनल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन प्लांट कि ये पोजीशनल इफेक्ट होता है। बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए फॉर एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी का मैं एक लाइन, ये वो वाला क्वेश्चन है जो आपके हो सकता है दिमाग से चूक जाता है। देखिए, the final structure at maturity of a cell tissue is also determined by the location of the cell within. For example, cells positioned away from root apical meristem differentiate as root cap cell, whereas those pushed to the periphery mature as epidermis. So हम ये कह रहे हैं कि आप लोकेशन के हिसाब से सोचिए कि ये पोजिशनल इफेक्ट बहुत जरूरी है। कौन से सेल को आप कहाँ देख रहे हैं, तो वो अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट लोकेशन के हिसाब से भी हो सकता है। इसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है। जब हमने देखा था, अभी मैं जब आपकी एनसीईआरटी दोबारा देख रहा था तो मैंने यहां से बात शुरू की थी, फिर इसको कुछ समझाया नहीं आपको। तो प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। तो कहीं पर ऐसी भी चीज है क्या कि प्लांट के किसी ऑर्गन में जो ग्रोथ है वो डिटर्मिनेट होती है? सो डिटर्मिनेट जैसे फॉर एग्जांपल लीव्स में, सो लीव्स में आप अक्सर देखेंगे कि ग्रोथ डिटर्मिनेट। अब इसका क्या एडवांटेज हो सकता है? एडवांटेज ये होगा कि जिस टाइम पे प्लांट बॉडी ग्रो कर रही है तो जो नीचे लीव्स हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा, जो ओल्डर लीव्स हैं, बहुत ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की कैपेबिलिटी नहीं है, उनको कम क्या मिल रही होगी? सनलाइट भी मिल रही होगी, क्योंकि मोस्ट लाइकली ये अपर लीव से शेडेड हो जा रही होंगी। और अब इस डिटर्मिनेशन का फायदा ये हुआ कि अब ये जो प्लांट है इसको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है इन ओल्डर लीव्स में, जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं है उसके फंक्शन के लिए। तो मुझे उम्मीद है एक और बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो लास्ट बात है वो ध्यान दीजिए इस सेक्शन की। देखिए एनिमल्स के पास एक बहुत बढ़िया कैपेबिलिटी है कि एक बिहेवियरल मेथड है एडेप्टेशन का। तो आपको गर्मी लगती है, आप ठंड में चले जाते हैं, ठंड लगती है, आप धूप में आ जाते हैं, बहुत सारे काम आप कर सकते हैं क्योंकि आप में लोकोमोशन है। लेकिन प्लांट में लोकोमोशन नहीं है।
प्लांट में लोकोमोशन नहीं है, उसे तो एक ही जगह रहना है और हो सकता है हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स वहां पे रहना हो। केवल 1 साल के मौसम चेंज नहीं हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस चेंज होंगी। फिर ये प्लांट कैसे अडेप्टेड है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट। प्लांट कहीं नहीं जा रहा। जब प्लांट कहीं नहीं जा रहा तो मुझे बताइए कि केवल 1 साल की बात नहीं है, कई प्लांट्स आप जानते हैं हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड होते हैं और वो वहीं के वहीं है, वहां पर पता नहीं कितना एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गया है, लेकिन ये प्लांट सर्वाइव कर रहा है। तो प्लांट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी, वो है जो कि एनिमल के बिहेवियरल एडेप्टेशन का काउंटर पार्ट है। इसे हम कहते हैं डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। सो एनवायरमेंटल सिग्नल के हिसाब से वो ऑर्गन्स की शेप को चेंज कर सकता है। इसीलिए मैंने मॉर्फोजेनेसिस शुरू में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया। तो मैंने ये कहा कि एनवायरमेंटल क्यू के हिसाब से वो जो सेम ऑर्गन है, जैसे लीव्स की शेप क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो इसीलिए अब आपको ये वाला जो लास्ट पॉइंट है, अब आपको ये जो हेट्रोफाइली है जो यहाँ पर दिया हुआ आपकी एनसीईआरटी में डेवलपमेंट में, ये देखिए कि अलग अलग स्टेज पर प्लांट अलग अलग तरह की क्या बना रहा है, लीव्स बना रहा है। और देखिए बड़े ध्यान से, प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसे आपने डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी कहा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट एंट्रेंस का, हेट्रोफाइली, कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर्म में। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो फिनोमिना ऑफ हेट्रोफाइली इज एन एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी, इसे याद रखिएगा। अब आप ये देखिए, अब मैं उस वाले पैराग्राफ पे आया हूं जो मुझे अगले 2 वीडियोस पे लेके जाएगा। तो जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन और डेवलपमेंट आर क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स ऑफ द प्लांट। एंड फिर हमने कहा डेवलपमेंट इन प्लांट इज अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर। इफ यू रिमेंबर, द फॉर्मर इंक्लूड बोथ इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर फैक्टर्स। फिर इंटरसेलुलर फैक्टर्स में हमने कहा केमिकल, और लेटर में आपने कहा लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एटसेट्रा। तो अगले वीडियो में मैं पीजीआर के बारे में आपको बताऊंगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत, इसमें देखिए बहुत सा पार्ट फैक्चुअल है, 2-3 कंसेप्ट्स में आपको बताने की कोशिश करूंगा। फिर लास्ट वाला थोड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, एक वीडियो और करेंगे। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।